हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आइए फिर से भ्रष्टाचार के ऊपर कुछ बातचीत करते हैं। अभी कानपुर में एक इत्र व्यापारी के यहाँ छापा पड़ा और 200 करोड़ से ऊपर नकदी बरामद हुई और सोने चांदी का तो पूरा खजाना ही मिल गया। और अखबारों में जैसा पढ़ने को मिल रहा है कि वो श्रीमान जी बेहद आम तरीके से रहते थे। एक पुरानी गाड़ी, पुराना स्कूटर से ही चला फिरा करते थे, पर संपत्ति का लेखा जोखा लगा पाना कोई आसान काम नहीं है। फिर हुआ भाई, जब इस तरह की सामान्य शक्लो सूरत और रहन सहन में रहने वाला कोई व्यापारी जब माल्या और नीरव मोदी से टक्कर ले सकता है तो क्या हाल होगा इस व्यापार के काले कारोबार का। मतलब जो व्यापार में काला है सब कुछ, वो कितना काला हो सकता है इसका अंदाज़ा भला कैसे लगाया जाए। वो भी ई वे बिल की वजह से पकड़ा गया, जिसकी शुरुआत पकड़े जाने की गुजरात से हुई। जब उन श्रीमान जी के 2 ट्रक माल जिसे कहा जाता है, क्योंकि अब जीएसटी पोर्टल और बाकी चीज़ों की वजह से कौन सा सामान कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, मतलब उसका उत्पादन कहाँ हुआ और अंतिम बिंदु पर वह कहाँ पहुँचेगा, इसकी जानकारी आसानी से की जा सकती है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस अब इतना मजबूत हो चुका है कि हर चीज़ पे नज़र रखी जा सकती है। और इस मामले में भी यही हुआ कि मामला गुजरात से खुला और उसकी जड़ें कानपुर में मिली। अब क्योंकि चुनाव नज़दीक है तो उसकी कड़ियाँ चुनाव से जुड़ेंगी। चुनाव से जुड़ने का मतलब राजनीतिक दलों से जुड़ेंगी और उनके अपने अपने पक्ष होंगे। तो अगर चुनाव से जुड़ रही हैं तो अंदाज़ा लगाइए कि चुनाव जीतने के लिए किस तरह से ब्लैक मनी का इस्तेमाल किया जाता है। सोचिए, अगर किसी एक व्यापारी के यहाँ 1000 करोड़ की संपत्ति पकड़ी जाए और वह अनऑडिटेड हो, मतलब वो सरकार को हवा ही न लगे कि ये पैसा आखिर कैसे कमाया गया। खैर, जांच एजेंसियों को इस बात के लिए तो बधाई दी जानी चाहिए, पर पूरे देश में इस तरह के कितने व्यापारी होंगे, कितने लोग होंगे। वैसे भी एक बात पे गौर करिए तो अब हमारे बीच में 2000 के नोट बड़ी आसानी से नहीं दिखाई पड़ते हैं। वो कहाँ गायब हो गए, यह सोचने की बात है। तो इस तरह के कारनामे, समाचार और बाकी चीज़ों को देखकर यही लगता है कि वो 2000 के नोट इसी तरह से कहीं न कहीं डंप हो गए हैं और उनका उपयोग कैसे कहाँ किया जाएगा इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के धन आमतौर पर आपराधिक गतिविधियों में ही लगाई जाती हैं, जिसमें हवाला कारोबार, जहां एक देश से दूसरे देश में कुछ बड़े माफिया पैसों का ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। तो चुनाव भी उसी काले धन को इन्वेस्ट करने का एक बड़ा माध्यम है, जिसमें पूंजीपति राजनीतिक दलों के साथ साठ-गांठ करके वो एक तरीके से उनके इन्वेस्टर हैं। जब कोई इन्वेस्ट करता है तो आगे चल के वह उनसे मुनाफा वसूली करेगा ही करेगा। ऐसे में हमें अपने राजनीतिक दलों की संरचना, व्यवहार और उनके खर्चे के बारे में भी सोचना चाहिए कि आखिर चुनाव लड़ने के लिए इतना बड़ा पैसा वो कहाँ से लाते हैं, कैसे लाते हैं। अगर बड़े राजनीतिक दलों, मतलब राष्ट्रीय दलों की बात
किया जाए तो उनको कॉरपोरेट फंडिंग आसानी से हो जाती है और बड़ी बड़ी कंपनियां उनको पैसे देती रहती हैं और बहुत सारे राज्यों में वो शासन कर रहे होते हैं, इसलिए उनको वाइट मनी में अच्छा खासा चंदा मिल जाता है और वो उनका कैडर भी काफ़ी बड़ा होता है। तो अगर थोड़ा थोड़ा पैसा वो लोग लगाते हैं तो एक अच्छी खासी रकम जमा हो जाती है। तो अगर इसका आकलन आप करें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी वो धन का आसानी से संग्रह कर लेती है जो उनके चुनाव लड़ने और पार्टी को चलाने के लिए ज़रूरी होता है, जबकि क्षेत्रीय दलों के साथ यह समस्या काफ़ी बड़ी हो जाती है कि आखिर पैसा कहाँ से और कैसे इकट्ठा करें। ऐसे में ये कारोबारी सामने आते हैं और सभी क्षेत्रीय दलों की फंडिंग आमतौर पर इसी तरह के कारोबारी करते हैं। अब इस बात को पूरे दावा के साथ तो नहीं कहा जा सकता और किसी पर आरोप भी नहीं लगाना चाहिए, लेकिन चुनाव लड़ना एक बहुत ही खर्चीली प्रक्रिया है और इस खर्चीली प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जो पैसा आता है आसानी से समझा जा सकता है कि कहाँ से आता होगा। अब तो ग्राम प्रधान का चुनाव, जिला पंचायत या ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी लोग अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं और वह भी सत्ता और रसूख का एक बड़ा खेल है जिसमें पैसे की अब तो कोई लिमिट भी नहीं रह गई है। बड़े बड़े लोग, और लोग का मतलब लोकतंत्र में मतलब हमारे यहाँ तो कम से कम वो माफिया ही है। ब्लॉक प्रमुख सोचिए आपके यहाँ कौन बनता है, विधायक किस तरह के लोग बनते हैं जो वहाँ पर पूंजी लगा सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं। मतलब भीड़ को मोबिलाइज करने के लिए, वोट को मोबिलाइज करने के लिए बहुत बड़ी रकम चाहिए। तो हम उस प्रक्रिया में खुद के लोकतंत्र को शामिल किए हुए हैं जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का एक अच्छा माध्यम बन गया है। अब हम बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं कि नहीं लोकतंत्र ऐसा है वैसा है, हाँ वो बात भी सही है, लेकिन इस लोकतंत्र का परिणाम यह भी है जो इस तरह के भ्रष्टाचारियों के संरक्षण में आगे बढ़ता है, जिसमें जाति धर्म के साथ साथ यह भ्रष्टाचार वाला भी एंगल निरंतर चलता रहता है। आपकी सहमति असहमति से इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जो स्थानीय विधायक, सांसद या जो भी जिस लेवल पे जनप्रतिनिधि है उसकी अगर जनता में बात किया जाए तो अब भ्रष्टाचार तो जैसे कोई मुद्दा ही नहीं रहा है कि भाई अगर आप इस पद पे पहुंचेंगे तो पैसा तो कमाएंगे ही। और अब तो ये भी लगता है कि जनता इसे बुरा भी नहीं मानती है। तो चीज़ें ऐसी ही चल रही हैं। फिलहाल आइए भ्रष्टाचार पर आते हैं। तो अगर आप बैंक नहीं हैं, मतलब बैंकिंग सेवा से नहीं जुड़े हैं और आपके पास इतनी बड़ी नकदी बरामद होती है तो निश्चित रूप से यह गैर कानूनी है, क्योंकि इतना पैसा नगद रूप में रखने की शायद ही किसी को आवश्यकता होगी और आपने रखा है तो इसका मकसद निश्चित रूप से सही नहीं होगा। तो ऐसे में आप अपराध की श्रेणी में हैं, इस बात से इनकार तो किया ही नहीं जा सकता है। ऐसी बरामदगी सारी एजेंसियों के लिए एक बेहतरीन काम के तौर पर कहा जा सकता है, देखा जा सकता है, मगर ये भी सच है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही अब तक नहीं होती रही है। तो ऐसे में इन लोगों का मनोबल निरंतर बढ़ता रहता है। अगर कड़ी कार्यवाही इनके खिलाफ होती रही होती तो शायद इस तरह के काम करने से लोग बचते। तो हमें अब इस तरह का मैकेनिज्म डेवलप करना होगा कि कोई भी अपराधी जो इस तरह का अपराध करता है या किसी तरह का भी अपराध करता है तो उसके बच निकलने की संभावनाएं न के बराबर हों। तो हमें अपनी कानून व्यवस्था और एजेंसियों को निरंतर दुरुस्त करते रहना पड़ेगा, तभी जाकर हम कोई एक फुल प्रूफ व्यवस्था कर पाएंगे। अब कानपुर के मामले को लीजिए, एक चित्र व्यापारी जब इतना कमा लेता है और इतने बड़े संपदा को एक जगह डंप कर देता है तो क्या बाकी लोग नहीं होंगे जो पकड़े नहीं गए हैं? इस तरह की कितनी बड़ी इकॉनमी
एक जगह रुकी हुई है। इकोनॉमी का मतलब यही होता है ना, जो चलायमान मुद्रा है उसको एक जगह रोक दिया गया है। अगर वो बैंकिंग सेक्टर में होता और जनता के पास वो पैसा आ जा रहा होता तो आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही होती। अब उसको एक जगह रोक दिया गया है। हाँ, अब ये पैसा रिश्वत देने के काम आएगा, पॉलिटिकल पार्टियों के फंडिंग के काम में आएगा, वोट खरीदने के काम आएगा, माफिया के और दूसरे काम करने के काम आएगा। क्योंकि अगर ये बैंक के थ्रू लेन देन होगा तो शायद इस तरह के काम आसानी से नहीं किए जा सकेंगे। अगर किए भी जाएंगे तो उसकी एक सीमा होगी, उसके आगे लेन देन नहीं हो पाएगा। तो इस तरह के अच्छा, एक और एंगल देखते हैं कि जो आदमी यह कर रहा है आखिर वह क्यों कर रहा है। एक सामान्य जिंदगी वो जी रहा है और इतनी बड़ी पूंजी उसने स्टोर कर रखी है, मतलब एक गोदाम बना रखा है जो उसके जीवन के लिए किसी काम का नहीं है। सोचिए इतना पैसा वह कब और कैसे खर्च करेगा, क्योंकि वो खर्च ही नहीं कर पाएगा। ये पैसा दुनिया का कौन सा संसाधन वो लेना चाहेगा। अगर वो उद्योग चला रहा होता, कंपनियां लगा रहा होता, इस पूंजी को इन्वेस्ट कर रहा होता और संसाधनों की वृद्धि कर रहा होता जो हजारों हजार लोगों को रोजगार देता, मतलब संसाधनों की वृद्धि में। पर उसने उस पैसे को वहीं रोक दिया और अपने भी जीवन में किसी भी तरह का बदलाव लाने के लिए उस धन का वह इस्तेमाल भी नहीं कर रहा है। आखिर कितना खाएगा, कितना पहनेगा, कितने बड़े मकान बनाएगा, जब है लिमिट से बहुत ज़्यादा वो पैसा है। भाई अगर खाने 100 रुपये का खाना 500 का खाओगे, 5000 का खाओगे, 5 लाख का खाओगे, अब ये कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा कि उसके आगे वो आती ही नहीं चीज़ें। आप जब हजारों करोड़ केवल डंप करके रखे हो तो उससे किस प्रकार के जीवन का विस्तार होगा, सुधार होगा, ऐसी तो कोई संभावना दिखाई ही नहीं पड़ती है। तो आदमी की लालच और हवस, फिर यही बातें आ जाती हैं कि आखिर ये भ्रष्टाचार किस लिए कर रहे हो। अभी फिर वही एग्जाम्पल आता है, वो आईएएस दंपति जो इंदौर में पकड़े गए थे, जो सीनियर आईएएस थे और हजारों करोड़ की उनकी प्रॉपर्टी पकड़ी गई, जो तमाम रोगों के शिकार भी हो चुके थे, मतलब ढंग का कोई खाना भी नहीं खा सकते हैं, और पैसा इतना है कि अगर एक दिन में अपने शरीर के ऊपर 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपए भी खर्च करें तो शायद अब 15-20 साल वो नहीं जिएंगे और वो पैसा उनके किसी काम नहीं आएगा, क्योंकि उनकी जो बीमारियां हैं वो उससे दूर नहीं होंगी, परिवार का सुख उन्हें नहीं मिलेगा, उन्हें किसी प्रकार की शांति नहीं मिलनी है उस पैसे से। बस और तो और वो तमाम बैंक खातों में और जगहों पर उस पैसे को रख के भूल भी गए हैं कि कितना पैसा कहाँ पर है। इसके लिए अलग से उन्होंने डायरी मेंटेन की है और उस डायरी को भी भूल गए हैं, लेकिन पैसा लेने का क्रम जारी है। तो बताइए, सोचिए, ये पैसा किस लिए है, किसके लिए है और क्यों है। तो भाई सरकार का डर, कानून का डर, व्यवस्था का डर, लोगों का डर आपको गलत करने से बहुत दिन तक नहीं रोकेगा। आपको अगर कोई रोकता है तो आपकी अपनी अंतरात्मा, नैतिक जिम्मेदारी गलत करने से आपको रोकती है। आप किसी और के लिए बहुत जवाबदेह नहीं हैं, आप सिर्फ अपने लिए जवाबदेह हैं कि आप खुद की अदालत में खुद का सामना कैसे करेंगे और इस ज़िंदगी के जो मूल्य हैं उनके लिए आप क्या हैं, कौन हैं। जब आपके पास कोई मूल्य ही नहीं रहेगा तो इस रुपए पैसे का आप क्या कर लोगे। एक सामान्य जीवन जीने के लिए या फिर एक विशेष जीवन जीने के लिए जितने धन और पैसे की आवश्यकता है, बस उतने से ही ज़िंदगी कट जाएगी। अब अनलिमिटेड ऑफर वाली में तो ज़िंदगी जहन्नुम बन जाएगी। सुना है वो व्यापारी महोदय पूरी रात जेल की फर्श पे सोए थे, शायद पहले से अच्छी नींद आई होगी या बिल्कुल नहीं आई होगी, पर इसकी वजह तो वह खुद ही हैं। और अब वो शिकार होंगे या शिकार करेंगे, शायद यह तय करना भी उनके हाथ में नहीं रहेगा कि खिलाड़ी कौन है। क्योंकि खेल में
खिलाड़ी जो मैदान में होता है सिर्फ वही नहीं रहता है, उसके पीछे आगे और न जाने कहाँ कहाँ कौन से खेल खेले जाते हैं और असली खिलाड़ी कौन है, अक्सर इस बात का पता नहीं चलता है। अक्सर हमें लगता है कि हम ही सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, पर जब कहानी का अंत होता है तो पता चलता है हम तो एक मोहरे भी थे, वो भी पिद्दी से। चलिए, ज़िंदगी की शुभकामनाएं और मूल्यों को बचा कर रखिए और इसकी खूबसूरती को बनाए रखिए। इसी दुआ और शुभकामना के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।